नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनी शर्मा। रामनवमी के शुभ अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विशेष तौर पे मेरा आपको आज कहने का मकसद ये है, मेडिकल चिकित्सा धरातल पे आ चुकी है। मेडिकल चिकित्सक सड़कों पे ठेला चला रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, हर एक आदमी की एक दिमाग में सोच होती है, डॉक्टर भगवान होता है, डॉक्टर भगवान होता है और डॉक्टरी पेशा सर्वोपरि होता है, धर्मार्थ है, सेवा है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मेरी भी इच्छा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। मेरे बेटे ने 2 साल अथक प्रयास करके 1 साल ड्रॉप किया और अथक प्रयास करके दिन दूनी रात चौगनी कहते जो है उस हिसाब से पढ़ाई की। मेरे साथ किसी फंक्शन पे नहीं गया। घर पे कोई मिलने आता था, हमसे मिलने वाला, वो मिलता नहीं था। पापा मेरा समय खराब हुआ, मेरे को पढ़ने दो। मेरे को उसको देख के बहुत दुख होता था, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता था। देखो कितने लगन से पढ़ रहा है। लाखों बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया और मेरे को बड़ा हर्ष हुआ, उसका मेरिट में नंबर आया और मैं फूला न समाया। मैंने सभी अपने मिलने वालों को, सभी को कहा, फेसबुक पर डाला, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा और देश के चिकित्सकों में कीर्ति होगी और उत्कृष्ट सेवाओं के साथ वो ज़रूरत लोगों को, मरीजों की चिकित्सा करेगा। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन कराया, चूँकि मेरा बच्चा मेरिट में था। लेकिन मुझे कहा गया कि आप 25 लाख रुपया सालाना आपको फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी क्षमता नहीं थी, फिर भी मैंने उधार लिया, दोस्तों से लिया, मेरे रिश्तेदारों से लिया। 5 साल बाद जब वो निकल के आता है, फिर वो कहता है कि पापा MBBS की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ। अरे भाई, MBBS, हम तो MBBS को बहुत मानते हैं। उसने कहा नहीं पापा, समय बदल गया, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, ट्यूटोरियल्स लिए, दिन रात मेहनत की और पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से पढ़ता गया। फिर उसका PG में सिलेक्शन हुआ। फिर जब वो एडमिशन पे गया, कहने लगा यहाँ तो 2 करोड़ की सीट है, आप 2 करोड़ दोगे तो सीट मिलेगी। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। ये कैसा पेशा है? सरकार इस पेशे को पेशेवर के तरह पे व्यवसाय बना दिया है। सरकारी संस्थाएं बेचने को तैयार है सीटें। बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करता। मेरी ऐसी स्थिति थी, मैं बहुत दुखी मन से, कैसे न जैसे वो राना तो उन्हें चुकाया नहीं गया। आगे की ऋण के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई और मेरा बच्चा डॉक्टर बना। 10 साल लग गए उसको बनने में। फिर कहने लगा सुपर स्पेशलिटी करूँगा। फिर मांगा, फिर फीस डबल हो गई। करीब मैंने 13 वर्ष में इतना अधिक पैसा किया, मैं कर्ज के नीचे आ गया। फिर मेरा बेटा कहता है पापा मेरे को एक 10 बाई 15 की जगह तो दिला दो जहाँ मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूँ, क्योंकि सरकारी संस्थाओं में, सरकारी में बड़ी मुश्किलें हैं। आवेदन करते रहो और आपकी अगर किसी से जान पहचान नहीं तो आपकी पोस्टिंग ही नहीं हो पाती। ठीक है भाई, कैसे भी कुछ किया और ये बिल आ गया RTH, राइट टू हेल्थ। क्या सही कहा? नहीं, ये भ्रमक है, भ्रामित है, मिसनोमर है और इसकी शब्दावली में राइट टू हेल्थ है ही नहीं। दोस्तों, हेल्थ का मतलब यह है कि आदमी कभी बीमार ना पड़े। बीमार की चिकित्सा चीज अलग है। राइट टू हेल्थ, हेल्थ मीन्स, WHO डेफिनेशन सेज इन 1947, हेल्थ मीन्स उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उसको खाना मिले जो बच्चा, कोई आदमी, नागरिक बीमार ना पड़े। हमने सरकार की तरफ देखा तो ये जो सरकार तो खाना बेच रही है, BPL को इंदिरा रसोई के तहत खाना बेच रही है। हमने सोचा था खाना फ्री में मिलेगा, लेकिन इवन कमजोर से कमजोर तबके को जेब से पैसा निकाल करके भोजन खरीदना पड़ रहा है। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। आगे हम चलते हैं तो पहले पानी के जो प्याऊए थे, पानी के स्रोत ही बंद हो गए। अब हर जगह पानी को खरीदना पड़ता है। 1947 में आज़ाद हुए थे, बहुत अच्छा लगा था। मेरे पिताजी ने कहा बेटा तो एक देश का, आज़ाद देश का नागरिक है, बहुत सीना चौड़ा, 56 इंच का सोना। लेकिन आज ये देखने में आया खाना खरीदना पड़ रहा है।
पानी मिल नहीं रहा, पानी पीने की प्लास्टिक की बोतलों में आपको पानी खरीदना पड़ रहा है पीने के लिए, प्यासे को पानी नहीं है। और जब मेरे को तकलीफ होती है, मैं अस्पताल पहुंचा, सरकार ने कहा बेटा अगर तुम्हें अपना फ्री में इलाज कराना है, हम 5 लाख रुपया देंगे, तुम्हारी चिकित्सा की जिम्मेदारी मेरी है। हमारे माननीय आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा आपकी सुरक्षा, आपका ट्रीटमेंट आपके घर, आपके हमारे द्वारा होगा, लेकिन क्या 850 रुपया दो। मतलब गरीब से गरीब आदमी को, कमजोर तबके को, बीपीएल को भी 850 रुपया देना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ की बात है। एक तरफ तो जब वोट मांगते हैं हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा, लेकिन हमने सब 850 रुपये भी दिए। हमने कहा चलो हमारी अब सुरक्षा हो जाएगी। चिरंजीवी में हमने अपना नाम एनरोल करा लिया और चिरंजीव कार्ड आ गया। फिर मैं गया अस्पताल में पहुंचा, कहता साहब ओपीडी सुविधा ही नहीं है इसमें। अरे मेरे को जुकाम है, खांसी है, 4 दिन से मेरे को बुखार है, उल्टियाँ हो रही, कहता है ओपीडी सुविधा ही नहीं है। मैंने कहा ऐसी कैसी चिकित्सा। मैं कहा डॉक्टर साहब जांच कर लो, कोई टाइफाइड तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, कोई डेंगू तो नहीं है, मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरी तबीयत ऐसी खराब है, मैं खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जांच की सुविधा नहीं है, आपको पहले भर्ती होना पड़ेगा। अरे भाई मैं भर्ती होऊंगा तो मेरा परिवार कौन देखेगा? मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं रिक्शा चला करके 10-20 रुपए जो इकट्ठे करता हूँ उसका वो कौन निर्भर करेगा? सारा मेरा परिवार उसमें निर्भर है। लेकिन नहीं। फिर हमने कहा कि चलो हम सरकारी अस्पताल जाते हैं। हम सरकारी अस्पताल गए तो मालूम चला सरकारी अस्पताल सरकारी फ्री में सेवाएं तो बंद कर दी, कार्ड के भी 10 रुपए लेने लग गए। और सारे पैकेजेस सरकारी अस्पताल थे जो निःशुल्क चिकित्सा दे रहे थे, वो सब पैकेजेस में बिक गया, सरकारी अस्पताल में बिक गया। प्राइवेट किसी से सुनी रखी है, ओपीडी इन्होंने देते नहीं है, पैकेज देते हैं, पैकेज की स्थिति है 5 लाख। अभी उन्होंने कहा 25 लाख। अब मैंने कहा भाई साहब 5 लाख में तो कुछ मिला नहीं। पैकेजेस आप जो दे रहे प्राइवेट अस्पताल, उसमें चिकित्सा देने को तैयार नहीं। सरकारी अस्पताल की हालत है, वहां खड़े रहने पे इतनी तो बदबू आती है, इतनी दुर्गंध आती है, फिनाइल का पोंछा तक नहीं लगता, कबूतरों की मीट से भरा पड़ा है ओपीडी। मेरे को इतने शौच आया, मैंने कहा चलो भैया मैं मूत्र विसर्जन कर दूं। मैं जब वहां गया तो इतना गंदा था, इतने सड़ान थी। मैंने कहा भाई ये क्या है, यहाँ तो मूत्र करने की स्थिति नहीं है, पूरा गीला पड़ा है, गंदा है, बदबू आ रही है। कैसा आप अपने आप को क्या वीआईपी समझते हो? क्या वीआईपी हो? आपको जो करना है कर लीजिएगा, बात नहीं करेगा। इतने में अचानक मुझे मेरा फोन आया, अरे मेरे से पड़ोसी का कोई एक्सीडेंट हो गया। मैं दौड़ता सरकारी अस्पताल के वहां पे पहुंचा तो वहां स्ट्रेचर ही नहीं थी। बहुत मुश्किल से हमने उसको अपने हाथों से उठाया, एक मन्नत मांगी, वार्ड मैंने कहा उठा के ले जाओ, वो पड़ी है स्ट्रेचर, देखते नहीं हो? मैंने कहा भाई साहब जरा हाथ लगवा दो। कह दिया ना, सुनाई नहीं देता, स्ट्रेचर रखी है, ले जाइए। स्ट्रेचर पे ले गए। वहाँ ओपीडी इमरजेंसी में इतनी मारा मारी थी कि वो पूछो मत, हाल बहुत बुरा था। एक्सरे की लाइन में लगना पड़ा। क्या लगा सीटी स्कैन कराओ, पहले आधार कार्ड तो लाओ, सीटी स्कैन नहीं होगा भाई साहब आपका, पहले आधार कार्ड दीजिएगा, पैसे जमा कराइएगा। बहुत गंभीर स्थिति। दोस्तों 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 90% से ज़्यादा सरकारी संस्थाओं में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी केंद्रों में, चिकित्सा केंद्रों में इलाज होता था, बहुत अच्छा इलाज होता था। अब सरकारी संस्था क्या होती है? सरकारी संस्था वो होती है जिसमें सरकार जमीन खरीदती है, उसको डेवलप करती है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, बिजली का, पानी का कनेक्शन, टॉयलेट सुविधाएं, वार्ड, मशीनें, एक्सरे, सोनोग्राफी सब उपलब्ध कराती है। और ह्यूमन रिसोर्स के लिए वहाँ पे डॉक्टर्स का, वार्ड बॉय का, नर्सिंग स्टाफ का, सभी का सिलेक्शन होता है और सरकार उनकी तनख्वाह वहन करती है। ये सरकारी संस्थाएं बड़ी सुचारू रूप से चल रही थी, वहाँ हर कुछ फ्री था। लेकिन आज की तारीख में इस पूरी सरकारी संस्था को आपने बेच दिया, सब जगह पैकेजेस कर दिए। आयुष्मान में जो सेंट्रल से फंड आता है, आपने उसको इंश्योरेंस के माध्यम से अपना स्टेट कॉफर्स भरने लग गए
और फिर भी आपका मन नहीं बसा, आपने चिरंजीवी कार्ड बेचना शुरू कर दिया। प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट अस्पतालों को पैकेज नहीं दिए आपने, और आपका जो इंस्पेक्टर आता है 6x8 के 8x10 के पोस्टर लगाइएगा, सीएम साहब के पोस्टर लगाइए, गहलोत साहब के पोस्टर लगाइए, यहाँ पोस्टर लगाइए, यहाँ पोस्टर लगाइए, यहाँ पोस्टर लगाइए। अस्पतालों में पोस्टर से भरमार कर दी आपने, करोड़ों रुपए के चिरंजीवी में एडवर्टीजमेंट दिए, फुल पेज ऐड दिए दैनिक न्यूज़पेपर में। चिरंजीवी में आइए 50 लाख, वो 25 लाख लाइए, चिरंजीवी में आइए आपको 25 लाख का इलाज मुफ्त पाइएगा। अरे आपने करोड़ों का ऐड क्यों दिया? आपने लोगों को बात ही किया। सरकारी संस्थाओं में जाते तो आपको बात ही करते हैं, आप चिरंजीवी कार्ड लीजिएगा, और प्रमोट करते हैं आपको चिरंजीवी के लिए, इंसेंटिव देंगे मिलेगा। और जब सुविधा प्राप्त करने पड़ते हैं तो मालूम चला प्राइवेट के पास तो पैकेज ही नहीं है। गायनी का, ऑब्स्टेट्रिक्स का, ईएनटी के नाना प्रकार के जो पैकेजेस हैं वो सब सरकार ले गई है, और सरकार वहां से पैसा सेंट्रल फंड का स्टेट कॉफर्स में ट्रांसफर करने लग गई। बड़ी विषम स्थिति है। चिरंजीवी में जब आप प्राइवेट अस्पताल अपने बिल भेजते हैं तो बिल की कोई सुनवाई नहीं होती, आधे से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं, सारे बिल पास नहीं होते। कहते हैं ये कमी नहीं है, आपने डायग्नोसिस नहीं लिखा, आपने, अरे कम से कम आपका सोच तो देखिएगा। आप उसके लिए प्राइवेट अस्पताल को बातें करते हो, एक आपको कंप्यूटर अलग से चिरंजीवी योजना के लिए लेना पड़ेगा, एक प्रिंटर लेना पड़ेगा, एक कंप्यूटर ऑपरेटर लेना पड़ेगा, 2 ऑपरेटर चाहिए सुबह और शाम के लिए आपको। उनका जो सैलरी है वो प्राइवेट अस्पताल भरता है, आप नहीं भरते। आपके जो पैकेजेस है इतने गिराते गए कि उसके तहत अच्छी चिकित्सा देना ही मुश्किल हो चला। और प्राइवेट अस्पताल क्या होता है दोस्तों? प्राइवेट अस्पताल वो होता है, एक चिकित्सक अपनी 14 साल की करोड़ों रुपए खर्च करके वो अपनी सेवाएं देने को तत्पर होता है, और वो जब सेवाएं देने को होता है तो उसको एक ज़मीन चाहिए, पिताजी से लोन लेता है, बैंक से लोन लेता है, बिल्डिंग उसको कि बिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको पैसा चाहिए होता है। सरकार की तरफ से कोई इंसेंटिव नहीं है। फिर वो बिल्डिंग बनाता है, बिजली का कनेक्शन लेता है तो कॉमर्शियल रेट पे उसको बिजली मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए इसमें क्या लोचा है। जब आप इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करते हैं तो सरकार सस्ती दरों पे इंडस्ट्रीज को जमीन देती है, राइट टू ईज। बिजली बहुत कम दरों पे उसको उपलब्ध कराती है। टैक्सेशन बहुत आपको माफी देती है। सस्ती दरों पे आपको जमीन उपलब्ध कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत लोन जो मिलता है आपको कम दरों पे लोन मिलता है, स्पेशल पैकेज रेट्स पे लोन मिलता है, जबकि अस्पतालों को फुल रेट पे लोन मिलता है, कहीं आपको कंसेशन नहीं है। बिजली आपको कमर्शियल यूनिट देती है, जबकि वहां पे आपको बिजली काफी सस्ती दरों पे, इंडस्ट्रियल रेट इज डिफरेंट, कॉमर्शियल रेट इज डिफरेंट। देखिए आपने एक तो डॉक्टर भगवान बना दिया और आप उसको कहते हो बेटा बिजली तुम्हें कमर्शियल रेट पे मिलेगी, क्या? अरे सेवा तो सेवा है, ये आपका धर्म है, आपको सेवा करनी है। और वो महंगी दरों पे जमीन खरीदता है, महंगी दर पे उसको हाईएस्ट रेट पे लोन मिलता है, और उच्चतम रेट पे, कमर्शियल रेट पे उसको बिजली प्राप्त होती है। फिर वो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करता है, बढ़िया से बढ़िया नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, लेबोरेटरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और डॉक्टरों को हायर रेट पे लेता है कि मैं बढ़िया से बढ़िया चिकित्सा दूंगा, उत्कृष्ट सेवा दूंगा, उत्कृष्ट मेडिकल चिकित्सा दूंगा। और जब पैसे की बात है तो कहता है पैसा किस बात का? अरे पैसा डॉक्टर थोड़ा ना ले रहा है, पैसा तो आपने लिया है डॉक्टर से। पहले उसको मेडिकल चिकित्सा पढ़ने के लिए लिया आपने, फिर उसको हायर एजुकेशन के लिए पैसा लिया, फिर सुपर स्पेशलिटी का फिर पैसा लिया आपने, उसका पूरा शोषण किया है। और शोषण करने के बाद जब वो जमीन लेने जाता है तो फुल रेट पे पैसा मिलता है, आपको कोई सस्ती दरों पे जमीन नहीं देता, पूरी रेट पे आपको बिजली मिलती है। और आपके ऊपर अस्पताल को थोपे जाते हैं 54 लाइसेंसेस कि आपको ये 54 लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, और आपको NABH एक्रेडिशन करने के लिए फीस जमा करानी पड़ेगी। जब अस्पताल कहता है चलो कोई बात नहीं, चिरंजीवी योजना लेता है तो सरकार कहती है रजिस्ट्रेशन करो, पैसे दो। पैसे जो कार्ड लेता है उससे भी पैसे लेती है,
और जो अस्पताल अपना रजिस्टर करता है उससे भी पैसे लेती है। सरकार दोनों तरफ से पैसा लेती है और कहती है हम तो पैसा लेते ही नहीं, हम तो आपके लिए सेवा भाव करते हैं, आरटीएच है। दोस्तों, डॉक्टर कभी अधिक पैसे नहीं लेता, ये मैं आपको कहता हूं, खाली ये पॉलिटिशियंस का मैसेज है, क्योंकि सरकारी संस्थाएं फेल होती जा रही हैं दिन पर दिन। तो प्राइवेट अस्पतालों को बदनाम करने के लिए ये कहा जाता है कि वो ज्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन वो पैसा देखा जाए आपके डेवलपमेंट के लिए देता है, आपकी सेवाओं के लिए देता है, आपको उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सेवाएं मिलते हैं। अगर आज की तारीख में हम कंपेयर करें तो प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू सरकारी अस्पताल के आईसीयू से 4 गुना से अधिक ज्यादा हैं। प्राइवेट अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी सरकारी अस्पतालों से 10 गुना ज्यादा होती हैं। प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में चाहे सोनोग्राफी देख लो आप, अगर सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी कराओगे तो प्रिंट भी नहीं मिलेगा, एक कागज पे लिख देगा, खाली कागज पे। प्राइवेट अस्पताल आपको एक प्रिंट देता है, टाइप देता है, उसकी फोटो देता है, वो आंसर करता है। दोनों में दिन और रात का फर्क है सेवाओं में। लेकिन आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके सरकारी को तो प्राइवेट बनाया और प्राइवेट पे कंधे में बंदूक रख दी, राइट टू किल, राइट टू होमिसाइड। अगर वो एक इमरजेंसी सेवा के तहत कोई उसके पास में प्रसव का पीड़ा का पेशेंट आता है, फ्रैक्चर का पेशेंट आता है, जो सुविधा उसके पास नहीं है लेकिन उसको मुहैया उपलब्ध करानी है, अगर वो नहीं कराता तो रेफरेंस करना है। रेफरेंस कैसे करेंगे हम, हायर सेंटर पे कैसे भेजेंगे? एम्बुलेंस, अरे भाइयों एम्बुलेंस तो आपको यूनिसेफ से जो मिली थी 250-300 जितनी भी, वो तो बेहतर आप ही तौर पर बता सकते हो, वो कहाँ गई एम्बुलेंस? पूरे देश में जगह जगह ताली पीटी गई थी सरकार द्वारा। 108 राजस्थान की सबसे टॉप एम्बुलेंस सर्विस है और उसके तहत आपको यूनिसेफ या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत सस्ती दरों पे, हो सकता है फ्री भी आपको उपलब्ध कराई हो। वो एम्बुलेंस आजकल दिखती नहीं है, सब गायब हो गए। डॉक्टर मरीज रेफर करना चाहता है, उसके पास एम्बुलेंस नहीं है, वो कहता है क्लिनिक वाला कि साहब एम्बुलेंस तो रखो। अरे भाई वो क्लिनिक चला रहा है, एम्बुलेंस कहां से रखेगा? ये डॉक्टर्स में और जनता में एक व्यवधान पैदा किया जा रहा है, एक बैरियर पैदा करा जा रहा है, एक मनमुटाव पैदा किया जा रहा है। आरटीएच बिल वो है जो एक मनमुटाव पैदा करा जा रहा है, एक व्यवस्था फैलाई जा रही है और सरकार अपने करोड़ों रुपयों के द्वारा प्रसार, पेपर, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल में ये कहती है डॉक्टर दोषी हैं। आप मेरे को बताइए डॉक्टर दोषी कहाँ है? क्या उसके अंदर सेवा भाव नहीं है? क्या उसके मरीज अपने नहीं है? मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे मरीज हमारे परिवार है, हम उनको कभी मरीज नहीं देखते, हम उनको अपना मानते हैं, अपना बेटा बहू बेटी मानते हैं और तब मान के इलाज करते हैं। हम कभी उसको एज ए पेशेंट नहीं कहते। सरकारी संस्थाओं में एज ए पेशेंट कहा जाता है, हमारे डिस्चार्ज कार्ड में एज ए पेशेंट नहीं होता, नाम होता है, उसका एक संबोधन होता है, उसका अपना एक परिवार होता है और सालों से साल, दर डिकेड्स वो परिवार आपसे अनुबंधित रहते हैं। क्या पैसे का खेल है? नहीं दोस्तों, ये सर्विस का खेल है। हमारी सेवाएं बड़ी उत्कृष्ट हैं, हमारी सेवाएं आपके लिए हैं। हम परिवार, हमारा परिवार, डॉक्टरी परिवार, लोगों को जिनको चिकित्सा चाहिए उनके पास है। वो पैसा देता है, वो उसकी एक जिम्मेदारी है, वो इसलिए देता है क्योंकि हमने उसको सर्विस दी, ये सर्विस के दायरे में आता है। आप जीएसटी लगा देते हो और हॉस्पिटल जीएसटी का क्लेम नहीं कर सकता, दुखद स्थिति है, हॉस्पिटल जीएसटी का क्लेम नहीं कर सकता। इमरजेंसी आती है तो डॉक्टर सिविल कोर्ट में जा नहीं सकता, मरीज तो चला जाएगा लेकिन डॉक्टर सिविल कोर्ट में जा नहीं सकता। दोस्तों आइए हम सब सरकार से निवेदन करें, हमारे माननीय आदरणीय श्रीमान से अशोक जी गहलोत, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल जी मीना, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब से हमारा अनुरोध है, रामनवमी के अवसर पर कृपया हमारी सुन लें, हमारी बात सुन लें और एक अवरोध पैदा न करें। आपस में मरीजों के साथ संस्थाओं, मेडिकल संस्थाओं को लड़ाई नहीं। कहते हैं डॉक्टर तो भगवान होता है, मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया 42 साल में भगवान है कहां? आप तो हमेशा गाली देते हो, हमेशा आप गाली देते हो प्राइवेट चिकित्सा को, और जिस भी एमएलए, एमपी को, एमएलए किसी मिनिस्टर को तकलीफ होती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होते हो। ऐसा तो क्या है? मेरा आपसे अनुरोध है कि राजस्थान की मेडिकल क्षेत्र की चिकित्साएं ऐसी हो, इंटरनेशनल मैप पे हो,
हमारा आज राजस्थान का रोगी दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, गुजरात भाग रहा है। 1981 में मैं जब घर करके निकला तो मेरे दोस्त के पिताजी को सीटी स्कैन कराना पड़ा। 82-83 में हम दिल्ली जाते थे खाली सीटी स्कैन कराने। दोस्तों, आज प्राइवेट अस्पतालों में सीटी स्कैन के कम से कम 25-30 सेंटर खुल चुके हैं, और सरकारी स्थान में भी जो सीटी स्कैन है वो भी सरकार का नहीं है, वो आउटसोर्स किया हुआ है। सरकार का एमआरआई स्कैन नहीं है, वो आउटसोर्स किया हुआ है। नाना प्रकार के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स बना के सब मशीनों को आउटसोर्स किया है, क्योंकि आपने चलाने की क्षमता ही नहीं है। और प्राइवेट पे नकेल डालते हो, प्राइवेट बदनाम ही करते हो, कहते हैं प्राइवेट एक बिजनेस है। अरे बिजनेस नहीं है, हमारी एक सेवा है। आप सेवा को बिजनेस कह के बदनाम ना करें, और ये बदनाम करना बंद करें। इलेक्शन का ईयर है, ऐसे मनमुहावने मुद्दे ना बनाएं। आप सोचते हैं आपको क्या वोट मिलेगा? वोट मिले न मिले मैं इसमें नहीं जानता, लेकिन आप राजस्थान की मेडिकल चिकित्सा क्षेत्र को धरातल में ले जाकर अवश्य छोड़ेंगे, जैसे आपने अन्य कई डिपार्टमेंट्स की हालत खराब कर रखी। सुनने कोई है नहीं, बजट पढ़ा नहीं जाता, गलत बजट पढ़ा जाता है। ये क्यों? इसीलिए क्योंकि हर जगह की डेवलपमेंट्स, हर जगह की जो सर्विसेज धरातल पे आ चुकी हैं। दोस्तों, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।